Hello friends, I am Dr. Vikas Kathuria. I am a consultant neurosurgeon in Columbia Asia Hospitals, पालम विहार, गुड़गांव। तो आज हम बात करेंगे हेडेक्स की, माइग्रेन की, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, व्हेन टू विजिट योर डॉक्टर, व्हेन टू नॉट टू इग्नोर योर हेडेक, व्हाट आर दी रेड फ्लैग्स यू हैव टू विजिट योर न्यूरो डॉक्टर, नॉट सिंपल डॉक्टर, न्यूरो डॉक्टर, आइदर न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन। सो हेडेक्स को क्लासीफाई किया गया है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ हेडेक डिसऑर्डर्स फोम है, इंटरनेशनल फोरम है, उन्होंने क्लासीफाई किया है। 300 के आसपास हेडेक्स हैं, हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। जो कॉमन हेडेक्स हैं वो 3 टाइप के ही हैं। जो कॉमन हेडेक्स हैं वो सिंपल हेडेक, टेंशन हेडेक है, दूसरा माइग्रेन है, तीसरा क्लस्टर हेडेक है, और बाकी सभी जो हेडेक्स आते हैं वो यूजुअली सेकेंडरी हेडेक होते हैं। ये जो स्टार्टिंग में हमने बताया ये प्राइमरी हेडेक होते हैं, इनका कोई रीज़न नहीं होता, कोई ऑर्गेनिक रीज़न नहीं है, ब्रेन में ऐसा कुछ रीज़न नहीं है, लेकिन सेकेंडरी हेडेक में कोई ना कोई हमें रीज़न मिलता है और उसको फिर आगे फर्दरली ट्रीट किया जाना चाहिए। बात करते हैं टेंशन हेडेक की। टेंशन हेडेक हमारे सिर के दोनों ओर हो सकता है, जस्ट लाइक टेंशन बैंड हेडेक, बैंड की तरह हमारा ये जो एरिया है सारा दर्द करने लगता है, धीरे धीरे ये दर्द बढ़ता है, और ये दर्द जो है कभी कभी तो अपने आप ही ठीक हो जाता है, कभी कभी दवाई लेनी पड़ती है, चाहे वो क्रोसिन हो, सेरिडोन हो, एस्पिरिन हो। लोग बहुत सारे ओवर द काउंटर ड्रग्स लेते हैं और ठीक हो जाते हैं। यूजुअली जो हेडेक होता है वो धीरे धीरे इनकी इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। कुछ लोगों को 2-3 साल पहले हेडेक स्टार्ट हुआ था और अब धीरे धीरे वो हेडेक ज़्यादा हो गया है वो टेंशन ही हेडेक, लेकिन अब उनको दवाइयों की ज़रूरत है, तो वो न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन को कंसल्ट करते हैं और उसके बाद वो ट्रीटमेंट लेते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। मेन रीज़न टेंशन हेडेक का, एज द नेम सजेस्ट, टेंशन ही है। वर्क स्ट्रेस हो सकता है, फैमिली टेंशन हो सकती है, या कोई और रीज़न भी हो सकता है। तो हमें टेंशन हेडेक को भी लाइटली नहीं लेना चाहिए और उसका इलाज न्यूरो वाले डॉक्टर से करवाना चाहिए। दूसरा हम आते हैं माइग्रेन के ऊपर। माइग्रेन हेडेक बिना ओरा के हो सकते हैं और ओरा के हो सकते हैं। ओरा क्या चीज़ है? ओरा में हमें मालूम पड़ जाता है कि अब हमें हेडेक होने वाला है। हमें या तो विजुअल सिम्टम्स आ जाते हैं या हमें कुछ फीलिंग आ जाती है, रेस्टलेसनेस हो जाती है। विजुअल सिम्टम में हमें जैसे कोई हेलोज दिखाई दे रहे हैं या स्पार्कल्स आ रही हैं, फ्लैशेस आ रही हैं, तो ये सब हमें मालूम पड़ जाता है कि हेडेक होने वाला है। यूजुअली जो माइग्रेन है वो बिना ओरा वाले ज़्यादा कॉमन है, ओरा वाले कम कॉमन है। माइग्रेन यूजुअली एक साइड में होता है, इसको हम हेमीक्रेनियल हेडेक भी बोलते हैं। एक तरफ हेडेक होता है और धीरे धीरे उसमें पल्सेशंस आती हैं। पेशेंट कहता है कि नहीं, मुझे टक 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 की आवाज़ आ रही है और ऐसा फीलिंग आ रही है कि जैसे हार्ट बीट चल रही हो। इसको पल्सेटाइल नेचर बोलते हैं। जब हेडेक ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसमें नोशिया होना शुरू हो जाता है, हमें उल्टी वाली फीलिंग आ जाती है। कोई दवाई ना मिले तो सिर फटने को हो जाता है, उसकी सीवियरिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है वो पूरा दिन रहता है हेडेक। और ये हेडेक जो है यूजुअली इसमें दवाई की ज़रूरत पड़ती है। और इस दवाई ये जो दवाइयाँ हैं ये ओवर द काउंटर ड्रग्स जो लोग लेते हैं उसमें पार्शली ही ठीक होता है, पूरा ठीक नहीं होता है। ऐसे में माइग्रेन वाले पेशेंट्स को जाना चाहिए अपने न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन डॉक्टर के पास और प्रॉपर इलाज कराना चाहिए। माइग्रेन अपने आप में लेबल लगवाना थोड़ा सा सोशल स्टिग्मा भी माना जाता है, इसलिए लोग कहते हैं कि नहीं, मुझे माइग्रेन नहीं है, मुझे तो बस साइनस की प्रॉब्लम है या तो नोज ही ब्लॉक रहता है। नहीं, वो भी माइग्रेन हो सकता है। आते हैं क्लस्टर हेडेक के ऊपर। क्लस्टर हेडेक यूजुअली मेल्स में होता है। उनको 15 से 20 मिनट का या 1 घंटे तक का एक ऐसा एपिसोड आता है जिसमें कि हेडेक एकदम से सीवियर हो जाता है, आपकी आँख के चारों ओर हेडेक बनता जाता है, और वो हेडेक आधे सिर में भी हो सकता है या आँख के पीछे पीछे एरिया में रहता है। ऐसे लगता है किसी ने स्टैबिंग पेन किया हो, स्टैब किया हो, और वो हेडेक के साथ में आपका आँखों में वाटरिंग हो जाती है, आँख में लाली आ जाती है, और ब्लॉक हो सकता है नोज़, या रनिंग नोज़ भी हो सकता है। आपको ऐसे लगता है कि आई शुड बैंग माई हेड ऑन दी वॉल, आपको सिर पकड़ के बैठना पड़ता है, और धीरे धीरे ये हेडेक अपने आप ही ठीक हो जाता है। ऐसा एक दिन में 2 बार भी हो सकता है, 5 बार भी हो सकता है, 8 बार भी हो सकता है। यूजुअली ये साल में 2 या 3 महीने में ऐसे ऐसे एपिसोड्स आते हैं और यूजुअली मेल्स में होते हैं, और ये भी सिंपल दवाइयों से ठीक हो जाते हैं। ये तो हुए प्राइमरी हेडेक्स। अब आते हैं सेकेंडरी हेडेक्स के ऊपर, जिसकी हम बात आज करने वाले हैं। मेन रेड फ्लैग्स की बात हो रही है। रेड फ्लैग्स क्या हैं, हमें
क्यों नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, चाहे वो हेडेक्स पुराने वाले पेशेंट्स को हेडेक्स को नया सीवियर हेडेक हो रहा हो या फर्स्ट टाइम पेशेंट को हेडेक हो रहा हो. So what are the red flags when to see your doctor in a proper manner, when to see your neurologist? So number one, thunderclap headache. Thunderclap headache एक ऐसा हेडेक है जिसमें विदिन 2 मिनट्स 3 मिनट्स हेडेक ऐसे सीवियरिटी की तरफ जाता है, इतना सीवियर होता है कि आपका सिर फटने को हो जाता है. उसमें प्रॉपर इवेल्युएशन करवानी होती है. आप कहते हैं पेशेंट आता है हमारे पास, कहते हैं कि आई हैड सीवियर हेडेक, वर्स्ट एवर हेडेक ऑफ माई लाइफ. वर्स्ट एवर हेडेक का मतलब है कि आपको कभी पहले पुराना कभी इतना सीवियर हेडेक कभी नहीं हुआ. ये हेडेक ज़िंदगी का सबसे सीवियर हेडेक था. तो हमारे जो डायग्नोसिस डिफरेंशियल डायग्नोसिस आते हैं उसमें आता है कोई ना कोई आपका ब्लीडिंग हुई है और वो रुक भी गई है क्योंकि आप कॉन्शियस हैं. नेचुरली अगर आपको ब्लीडिंग ज़्यादा हुई है तो पेशेंट विल बिकम अनकॉन्शियस. तो सब अरेक्नोइड हेमरेज एक ऐसी चीज़ है जिसमें वर्स्ट एवर हेडेक माना गया है कि ऐसे ही पेशेंट जो है वो बताता है कि वर्स्ट एवर हेडेक ऑफ माई लाइफ रहा. तो हमें सीटी स्कैन ज़रूर कराना चाहिए. अपने न्यूरोलॉजिस्ट को पहले मिलें, उसके बाद सीटी स्कैन कराएं, ज़रूरत पड़े तो MRI कराएं. और हमें रूल आउट करना है कि कोई ऐसी ब्लड की वेसल्स का कोई गांठ गुच्छा जिसको हम एन्यूरिज्म बोलते हैं वो तो कहीं नहीं प्रॉब्लम हुआ क्रिएट कर रहा, उसी की वजह से तो कोई नहीं खून रिसाव हुआ. तो ऐसे में उसका प्रॉपर इलाज होना, पहले पता लगना और फिर उसके बाद उसको ट्रीट करना ज़रूरी है. तो लाइटली ना लें, उस सीवियर हेडेक को लाइटली बिल्कुल नहीं लेना चाहिए और हमें प्रॉपर इलाज कराना चाहिए. आते हैं एज ग्रुप के हिसाब से. एज ग्रुप 50 ईयर्स का जो एज ग्रुप का एक नॉर्मल आदमी है उसको स्टार्ट हुआ है, अभी से ही हेडेक स्टार्ट हुआ है, पहले कोई हेडेक नहीं था. आई मीन टू से कि फर्स्ट हेडेक इन लाइफ स्टार्ट्स एट 50. इट नीड्स प्रॉपर री एवेल्युएशन. तो 50 की एज का कट ऑफ क्यों है? 50 की एज में एजिंग आ जाती है, सेल्स में म्यूटेशन हो सकती हैं, पोल्यूशन है, एनवायरनमेंट प्रॉब्लम है, उसकी वजह से जो सेल्स में प्रॉब्लम आती है उससे म्यूटेशन हो गए, कोई ट्यूमर बन सकता है, कोई स्ट्रोक वाली कंडीशन आ सकती है या ब्रेन हेमरेज की कंडीशन. जो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं वो एक हमारे को हेडेक के साइंस के रूप में हमारे को एक चेतावनी देता है. हमारा बॉडी जो है चेतावनी देता है कि हेडेक कुछ हो रहा है तो यानी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, हमें उसको इवेल्युएशन करना चाहिए. तो 50 ईयर्स की एज ग्रुप के जो लोग आते हैं हमें ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए, या इससे ऊपर आते हैं ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए. ऐसे में देखा गया है कि मोर देन 30% ऑफ द केसेस में कोई ना कोई पॉजिटिव फाइंडिंग आ जाती है, चाहे ब्रेन ट्यूमर हो या कोई छोटे से इन्फाक्ट्स आ रहे हैं या फिर कोई ब्लड वेसल्स की प्रॉब्लम आ रही है. तो ये सब हम डिटेक्ट कर सकते हैं. कोई भी सीवियरिटी वाला हेडेक हमें चेतावनी देता है, ये ज़रूर ध्यान रखिए कि हमें आगे इवेल्युएशन करना है. कुछ लोगों को हेडेक पुराने समय से चला आ रहा है. फॉर एग्जांपल एक 35 ईयर ओल्ड फीमेल है, उनको 3-4 साल से हेडेक चला आ रहा है, आधे सिर में हेडेक होता है. लेकिन अभी कुछ रिसेंट कुछ 1 वीक से 2 वीक से उनको हेडेक ज़्यादा सीवियर हो गया. अब वो पुरानी दवाइयों से जा नहीं रहा है. तो ऐसे में उनको डॉक्टर को दिखाना चाहिए. कभी कभी ये जो हेडेक की पैटर्न जो चेंज हो रहा है, हेडेक की जो सीवियरिटी चेंज हो रही है, ये एक इंडिकेशन देती है कि हमें और फर्दर इवेल्युएशन करके उसका इलाज किया जाना चाहिए. कभी कभी जो हेडेक है ये ट्यूमर्स में तो होता ही है, लेकिन बिना ट्यूमर्स के भी हेडेक जो है ये सीवियरिटी में कन्वर्ट हो सकता है. तो ऐसे में प्रॉपर इवेल्युएशन करना, उसका डायग्नोज बनाना बहुत ज़रूरी है कि हम एग्जैक्ट डायग्नोसिस पे पहुँचें. ऐसा ना हो कि हम माइग्रेन के चक्कर में कोई और चीज़ मेजर चीज़ मिस कर दें. अब आते हैं कोई मेंटल फंक्शंस किसी के डिरेंज हो रहे हैं या बिहेवियर प्रॉब्लम आ रही है. इट मीन्स कि जो कोग्निटिव फंक्शन जहाँ से आते हैं हमारे ब्रेन में, उस जगह पे कोई ना कोई ब्रेन ट्यूमर है, तो हमें उस चीज़ का इवेल्युएशन करना चाहिए. किसी को फीवर हुआ है, आजकल फीवर का सीज़न चल रहा है, डेंगू है, मलेरिया है और टाइफाइड है. तो किसी को भी फीवर अगर 4 डेज 5 डेज से ज़्यादा चल रहा है तो वो फीवर एनकेफ्लोपैथी में कन्वर्ट हो सकता है, जिसे हम दिमागी बुखार भी बोलते हैं, या वो मेनिंजाइटिस में कन्वर्ट हो सकता है. ऐसे में आपको सीवियर नेक पेन रहता है, अल्टर्ड सेंसोरियम भी हो जाता है कि आपको समझ नहीं आता मैं क्या बोल रहा हूँ, स्लरिंग ऑफ स्पीच आ जाती है, या फिर आपको कन्फ्यूजन आ जाता है, बात नहीं कर पा रहे हैं, घर वालों से भी बात नहीं कर पा रहे हैं, खाना नहीं मांग रहे हैं, एनोरेक्सिया हो गया है, या आपकी बॉडी में एक तरफ नमनेस आ रही है, इधर भी नमनेस आ रही है, कभी कभी वीकनेस भी आ रही है. तो ये सिम्टम्स हैं जो बता रहे हैं कि हमें कुछ
कुछ ब्रेन में फिशी है, तो हमें उसका इवेल्युएशन करना है। सिंपल माइग्रेन की दवाई लेकर या डबल डोज लेकर उसको छुपाना नहीं है। हमारा एम यही है कि हम बीमारी को पहले से पकड़ें, ब्रेन ट्यूमर्स को पकड़ें, समय से पहले पकड़ें, तो वो कम ग्रोथ हो गए, कम साइज में हमें पहले से ही हमें डायग्नोज होगा। जल्दी डायग्नोज होगा तो उसका इलाज उस वे में बेटर रहेगा, उसका प्रोग्नोसिस बेटर रहेगा। कभी कभी हमारे हेडेक जो पेन होता है वो आँख के चारों ओर ही है, हम कहते हैं कि नहीं ये भी हेडेक है, क्लस्टर हेडेक है, नहीं। कभी कभी ये हेडेक सिर्फ आई के इन्वॉल्वमेंट से भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सभी हेडेक जो हैं वो ट्यूमर के साथ नहीं होते हैं, नहीं, ग्लूकोमा की वजह से भी हेडेक हो सकता है, सर्वाइकल की वजह से भी हेडेक हो सकता है, जो पीछे वाले एरिया में हमारे बैक ऑफ द हेड में पेन हो रहा है, कुछ पेन नेक में जा रहा है, कुछ पेन हमारे लिम्स में जा रहा है। तो ये जो हेडेक है ये कभी कभी सर्वाइकल की हेडेक, C1 जो C2 नर्व्स होती हैं वो पीछे से अप ऊपर की तरफ हल्का सा क्रॉस करते हैं, उनके इरिटेशन से भी हेडेक हो सकता है। फिर किसी को हेडेक चल रहा है लेकिन उसको एक सीजर आ गया। सीजर आने का मतलब ये है कि ब्रेन के एक पार्ट में एक्टिविटी इतनी बढ़ गई है कि वो मैनिफेस्ट हुई है, बॉडीली मूवमेंट से मैनिफेस्ट हुई है। वो सीजर जनरलाइज भी हो सकता है या वो सीजर एब्सेंट सीजर भी हो सकता है, जिसमें आप कुछ समय के लिए ब्लैकआउट जैसा होता है, या आपको मालूम नहीं मेरे वातावरण में आसपास क्या चल रहा था, मुझे मालूम ही नहीं क्या हुआ, पेशेंट भूल जाता है कि मैं किस दुनिया में हूँ। तो वो भी एब्सेंट सीजर्स या जनरलाइज्ड सीजर्स ये बताते हैं, ये इंडिकेट करते हैं कि हमें आगे फर्दर इवेल्युएट करना है, CT स्कैन करना है, MRI करना है। अपने आप से इलाज ना कराएं, न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं। अकॉर्डिंग टू दी हिस्ट्री डॉक्टर डिसाइड करता है कि क्या इनको सिंपल CT स्कैन की ज़रूरत है, क्या इनको MRI की ज़रूरत है, क्या इनको एंजियो की ज़रूरत है, या इनको DSA जो सिर का वेसल्स का जो आर्टीरियोग्राम होता है उसको सेरिब्रल एंजियोग्राम बोलते हैं, क्या हमें उस चीज़ की ज़रूरत है। तो स्टेप वाइज मैनर से हम ये चीज़ कर सकते हैं। कभी कभी हेडेक्स ब्रेन की डिसरिथमियाज की वजह से होते हैं, तो सेरिब्रल डिसरिथमियाज बोलते हैं, तो उसमें EEG भी कराना पड़ता है। तो ब्रेन वेव्स को कंट्रोल करने के लिए, शांत करने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं, नींद को ठीक करने के लिए जो सीडेटिव्स दिए जाते हैं, टेंशन को कम करने के लिए एंटी टेंशन ड्रग्स दी जाती हैं, एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स दी जाती हैं। हम यूजुअली ड्रग्स में स्टार्ट करते हैं एज ए कंसोलिडेशन फेज़ के हिसाब से। मॉर्निंग में भी ड्रग है, आपको आफ्टरनून में भी लेना है, नाइट में भी लेना है। धीरे धीरे ये ड्रग्स कम होती जाती हैं, टेपर करके इन दवाइयों को बंद कर दिया जाता है। अगर आप पेन किलर्स पर हैं या ब्लड थिनर्स पर हैं, फॉर एग्जांपल किसी की एज 60 है, घुटनों में दर्द रहता है, पेन किलर्स ले रहे हैं, हार्ट प्रॉब्लम भी है, इकोस्प्रिन ले रहे हैं और वो गिर गए हैं और उनको अब हेडेक है, चाहे वो माइल्ड ही क्यों ना हो, तो ये एक रेड फ्लैग है उनको हॉस्पिटल में लेके जाने का, दिखाने का, CT स्कैन कराने का। यानी एक ट्रिवियल ट्रॉमा इट कैन प्रेसिपिटेट ब्रेन हेमरेज, जो कि अभी आपको लग रहा है कि पेशेंट ठीक है, लेकिन कुछ समय के बाद धीरे धीरे उसमें खून का रिसाव होता है और वो अगर हम डायग्नोज नहीं करते तो वो पेशेंट अनकॉन्शियस भी हो सकता है। अब हम और बात करेंगे कुछ और रेड फ्लैग्स की जो ज़्यादा कॉमन नहीं है। तो जैसे कफिंग करते हैं, हम कफ कर रहे हैं और उसके बाद हमारे को हेडेक हो रहा है, ये कॉमन बात नहीं है, लेकिन कुछ पेशेंट में हिस्ट्री ये होती है कि मैंने खांसी की या मुझे खांसी चल रही थी, लेकिन अब जो खांसी सीवियर हो गई उसके बाद मुझे हेडेक होने लग गया और मुझे BP भी ज़्यादा है। तो यानी BP ज़्यादा है प्लस कफिंग हो रही है, इससे क्या होता है, हमारा इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर रेज होता है, चेस्ट का प्रेशर रेज होता है, ये जो ट्रांसमिशन है प्रेशर का सिर में जाता है। और हमारा बॉडी का एक रिजर्व है, ब्रेन का भी रिजर्व है, बॉडी का भी रिजर्व है, कि कितना हम ब्लड अंदर फ्लो कर सकते हैं, ये ऑटो रेगुलेशन होता है। तो ऐसे में जब खांसी करते हैं तो हमारा इंट्राक्रैनियल प्रेशर रेज होता है, उससे हमारे को हेडेक होता है। ये हेडेक नॉर्मल भी हो सकता है, ये एबनॉर्मल भी हो सकता है। नॉर्मल हेडेक क्यों हो सकता है, कभी कभी सब क्लिनिकल इन्फेक्शन ब्रेन में चल रहा होता है, जिसको हम सब क्लिनिकल मेनिंजाइटिस कहते हैं, और पेशेंट के बॉडी में बैक्टीरियमिया है, वायरीमिया है, कोई रीज़न है, कोई वायरल इन्फेक्शन है, और पेशेंट को प्रोलॉन्ग जो है वायरल इन्फेक्शन की वजह से फीवर चल रहा है, मैलेज चल रहा है, जिसको हम हरारत कहते हैं, और क्रोनिकली चल रहा है, अनइजीनेस है, उनको इरिटेबिलिटी है, नींद भी पूरी नहीं आती है, तो वो सब क्लिनिकल मेनिंजाइटिस हो सकता है। ऐसे में हम कमर में सुई डालकर उसका इलाज करते हैं, उसके अंदर से पानी का चेकअप करते हैं
कितना प्रोटीन है, कितना शुगर है। तो इवेल्युएशन करके फाइनल डायग्नोसिस पर पहुंचना ज़रूरी है। अब आते हैं ब्रेन ट्यूमर्स की जो एटिपिकल प्रेजेंटेशन होती है, वो भी हेडेक के साथ में होती है। हेडेक एक साइन भी है, सिम्टम भी है। बॉडी बताती है कि क्या है, वो हेडेक के रूप में बॉडी बता सकती है कि सिर में क्या है। अगर किसी को ब्रेन ट्यूमर है, गांठ है सिर में, तो उस एरिया में, लोकलाइज्ड एरिया में वो पेन हो सकता है। ये विदाउट सीजर्स भी हो सकता है, सीजर्स के साथ में भी हो सकता है। तो अर्ली डिटेक्शन, अर्ली इवेल्युएशन एंड अर्ली डायग्नोसिस के बाद अर्ली ट्रीटमेंट इज मस्ट। नाउअडेज वी शुडंट वेट फॉर the terminal symptoms to appear. We should pick our brain conditions as early as possible. हमें आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, जाना चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए। हमारे कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल में न्यूरो साइंसेज डिपार्टमेंट फुल फ्लेज्ड है। इसमें न्यूरोलॉजिस्ट भी हैं, न्यूरोसर्जन भी हैं, न्यूरो रेडियोलॉजी का काम भी होता है। हर प्रकार के ब्रेन ट्यूमर, हर प्रकार की स्पाइन सर्जरी, सब कुछ यहाँ अवेलेबल है। आप कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल में आ सकते हैं। अगर आपको हेडेक है, आपको क्रोनिक हेडेक है, तो भी, आपको फर्स्ट टाइम का हेडेक है तब भी आप आएँ, इवैल्यूएशन करवाएं और उसके बाद हमें अपना जो प्रॉब्लम है उसको शेयर करें, डिटेक्शन करें और दवाई लें और स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच।